अलर्ट हो चला है। पशुपालन विभाग और वन विभाग भी सतर्क हो चला है। लगातार जो है मॉनिटरिंग की जा रही है इलाके की। लोगों से ये अपील की जा रही है कि जहां पर कुरंजा पक्षी जो है मृत पाए जा रहे हैं उस एरिया पर किसी भी तरीके से ना जाया जाए और सुरक्षा और बढ़ा दी जाए। और इसके साथ साथ कुरंजा पक्षियों को लेकर के जो उनका अंतिम संस्कार है, उनको दफनाने की जो प्रक्रिया हो बेहद ही सख्ती के साथ की जाए ताकि जो इन्फेक्शन है वो फैलने का खतरा ना रहे। ये वन विभाग की तरफ से लगातार बयान दिया जा रहा है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश के भोपाल भेजे गए थे सैंपल्स कुछ कुरंजा पक्षियों की जब मृत्यु हुई थी। उसके बाद जब वो सैंपल आए तो पता चला कि जिन पक्षियों की मृत्यु हो रही है उनमें बर्ड फ्लू के लक्षण हैं और यही वजह है कि पशुपालन विभाग के साथ वन विभाग पूरी तरीके से अलर्ट हो चला था। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता सामलदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सामलदान, किसी तरह की कोई गाइडलाइन जारी कर दी गई है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि लगातार कुरंजा पक्षियों के मरने का सिलसिला जो है वो जारी ही है। देखिए, सरहदी जिले जैसलमेर में बर्ड फ्लू का कहर देखने को मिला, जिसके शिकार जो कुरंजा पक्षी हो रही हैं, जिसको लेकर वन विभाग और प्रशासन सतर्क और अलर्ट हो गया और पशुपालन विभाग की टीमें भी अलग अलग सर्वे करके स्प्रे भी कर रही है, जिसको लेकर लगातार जैसलमेर में कुल मिलाकर 33 कुरंजा पक्षियों की बर्ड फ्लू से मौत होना बताया जा रहा है। जी, 33 कुरंजा पक्षियों की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, जो पशुपालन विभाग है, वन विभाग की ओर से स्प्रे करवाया जा रहा है, तालाबों की ओर से विशेष सतर्कता बरती जा रही, आम लोगों को जागरूकता का संदेश भी दिया है, जिसको लेकर लगातार जो टीमें हैं वो लगातार अलर्ट और सतर्क नजर आ रही। इन्फेक्टेड एरियाज में क्या कदम उठाए गए? देखिए, जहां जो जिस जगह ये बर्ड फ्लू से कुरंजों की मौत हुई है, जहां पे जो टीमों द्वारा स्प्रे किया गया है, सबसे महत्वपूर्ण बात है स्प्रे किया जा रहा है और आम लोगों को भी तालाबों से दूर रहने की नसीहत दी जा रही, जिसको लेकर विभाग द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है और जो लैब की जांच के बाद जो पशु भी सतर्क नजर आ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। जयपुर का रुख करेंगे। एसएमएस अस्पताल में वासुदेव देवनानी का इलाज जारी है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर भी एसएमएस पहुंच चुके हैं। एसएमएस पहुंचकर देवनानी का उन्होंने हालचाल जाना, कुशल क्षेम पूछा है। अभी उनकी स्थिति कैसी है इसके बारे में डॉक्टर से भी अपडेट लिया है। फिलहाल वासुदेव देवनानी की हालत बताया जा रहा है कि स्थिर है। वासुदेव देवनानी की पटना में अचानक ही तबीयत खराब हो गई थी। देर शाम को विशेष विमान के जरिए पटना से उन्हें जयपुर लाया गया। जयपुर में उनका इलाज किया जा रहा है अस्पताल में और इस दौरान तमाम बीजेपी के नेताओं का अस्पताल में पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। वासुदेव देवनानी की तबीयत कैसी है इसके बारे में मॉनिटरिंग भी की जा रही है और नजर जो है प्रशासन बनाए हुए है। डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम उनका इलाज कर रही है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि अब वासुदेव देवनानी की हालत में फिलहाल के लिए सुधार है, उनकी स्थिति ठीक है। डॉक्टर से भी यही जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है कि थोड़े दिनों में वो बिल्कुल जो है स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये जानकारी है कि वासुदेव देवनानी की हालत अब स्थिर है। फिलहाल उनको देखने के लिए बड़ी संख्या में जो है प्रशासनिक अधिकारी भी नजर बनाए हुए हैं और अस्पताल का दौरा भी कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, अभी की स्थिति कैसी है अगर स्वास्थ्य की बात करें वासुदेव देवनानी की? तो देखिए, कल रात से जब उन्हें यहाँ पर एसएमएस अस्पताल लाया गया तब से लगातार उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। तमाम तरह की जांचें जो है वो उनकी की गई है, 2D को समेत अन्य जांचें जो है वो की गई हैं। आज इस पर फैसला होगा कि क्या उनकी एंजियोग्राफी की जानी है या नहीं। इस पर फैसला जो है वो डॉक्टर्स को करना है। पहले तमाम रिपोर्ट्स आ जाए उसके बाद जो है वो इस पर फैसला होगा। लेकिन उनका हालचाल जानने के लिए लगातार अब मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर फिलहाल एसएमएस अस्पताल में पहुंचे हैं और न सिर्फ डॉक्टर से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले रहे हैं बल्कि खुद वासुदेव देवनानी से भी उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक लिया है। सौरभ, डॉक्टर से आपकी बातचीत हो पाई है क्या? जी बिल्कुल, डॉक्टर से लगातार बातचीत जो है वो हो रही है। मैंने जिस प्रकार से बताया कि उनको लगातार ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और आज फैसला उस लिहाज से होना है कि क्या उनकी एंजियोग्राफी की जाएगी या नहीं की जाएगी, तो उस पर एक फैसला होना
नजर बनाए रखना है सौरभ, बहुत शुक्रिया। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का आज परिणाम जारी किया जाएगा। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जो है परिणाम घोषित करते हुए नजर आएंगे। कक्षा 10 और 12 के स्ट्रीम 2 और पूरक परीक्षा परिणाम कल जारी होगा। 30,000 से ज्यादा छात्रों का परीक्षा का परिणाम जो है जारी किया जाएगा। दोपहर 12 बजे मंत्री मदन दिलावर परिणाम जारी करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जयपुर से पहुंचा रहे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर 10 और 12 की स्ट्रीम 2 पूरक परीक्षा का परिणाम कल घोषित होगा, ये जानकारी देते हुए नजर आए। और आज 30,000 से ज्यादा छात्रों की किस्मत का फैसला होगा, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का आज परिणाम जारी किया जाएगा। जयपुर में रिन्यूएबल एनर्जी पर समीक्षा बैठक का आयोजन किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आपको वहीं। बहुत धन्यवाद आप सभी गणमान्य लोगों का। आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और आज हम आधिकारिक बैठक में है फॉर रीजनल रिव्यू मीट ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सपोर्टेड बाय REC लिमिटेड, नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया। अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ पे हर अतिथि का सम्मान सत्कार किया जाता है और इस सम्मान की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए हमारे गणमान्य लोग जो यहाँ डाइस पे विराजमान हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे श्री सुदीप जैन जी, एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी को यहाँ इनवाइट करना चाहती हूँ कि डाइस पे बैठे सभी गणमान्य लोगों का आकर वो शॉल उड़ाकर साफा पहनाकर सम्मान सत्कार करें। सर्वप्रथम सम्मान की इस श्रृंखला में मैं श्री सुदीप जैन जी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे माननीय मिनिस्टर साहब श्री प्रहलाद जोशी जी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, का शॉल उड़ाकर साफा पहनाकर स्वागत सत्कार करें। आप सभी लोग यदि तालियां बजाएंगे तो सत्कार में 4 चांद लग जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका सर, थैंक यू सो मच। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए तस्वीरें आप देख रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी पर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है, जहां पर सूबे के मुखिया CM बचनलाल शर्मा मौजूद हैं और सबसे पहले सरस्वती मां का वंदन किया गया, दीप प्रज्वलित किए गए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता हमारे साथ सौरभ जुड़े हुए हैं टेलीफोन लाइन पर। सौरभ, इस वक्त बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक जो है वो चल रही है जयपुर में, आपके पास क्या जानकारी है? सौरभ के पास जाएंगे, हमारे साथ रोशन संवाददाता जुड़ चुके हैं। रोशन, जरा जानकारी दीजिएगा विस्तार से। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी जयपुर के जो ITC राजपुताना है, इसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर जो बैठक आयोजित की गई है, जिसके अंदर केंद्रीय जो ऊर्जा मंत्री है प्रहलाद जोशी है वो मौजूद हैं, प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा इसके अंदर मौजूद है, तमाम प्रदेशों के जो ऊर्जा मंत्री हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं, अपने अपने प्रदेशों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए जिस तरीके से राजस्थान में कहा जा सकता है कि एनर्जी के क्षेत्र में नए जो कीर्तिमान, नए आयाम स्थापित किए हैं, उनमें कहीं ना कहीं इस बैठक के अंदर ये जो चर्चा रहने वाली है, अभी जो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस जो कॉन्फ्रेंस है इसका विधिवत दीप प्रज्वलन कर कहा जा सकता है कि शुरुआत करिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो कॉन्फ्रेंस थी वो अब शुरू हो गई है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजस्थान के लिए खास मौका है। जो क्षेत्रीय जो कॉन्फ्रेंस है वो जयपुर के अंदर हो रही है। विगत दिनों राजस्थान के अंदर जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कहा जा सकता है कि राइजिंग राजस्थान के दौरान 26 लाख करोड़ के जो MOU हुए, उसको लेकर भी जो बैठक है अपने आप में जो है वो अहम ये इसके अंदर मानी जा रही है। इस बैठक के अंदर जो विभिन्न राज्यों के नवीन एवं नवीनीकरण जो कहा जा सकता है कि इससे जो जुड़े हुए, चाहे ऊर्जा मंत्री हो, वहां के जो सेक्रेटरी हो, वो इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं।
तस्वीरें हम देख रहे हैं और किस तरीके से वहां पर मां सरस्वती का वंदन करने के बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, वो भी हमने देखा। आप बता सकते हैं क्या कि इस वक्त कौन कौन से अधिकारी और अतिथिगण वहां पर मौजूद हैं और उनकी किस तरीके से भूमिका रहने वाली है राजस्थान को विकास के पथ पर और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए मंच के ऊपर आप देख सकते हैं कि जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी मौजूद हैं, उनके बगल में मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, राजस्थान के जो ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा अन्य प्रदेशों के भी जो मंत्री हैं, जो सचिव हैं, वो इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। मैंने पहले भी यहाँ पर बताया और यहाँ पर इस जो बैठक है इसकी जो विधिवत कहा जा सकता है कि शुरुआत हो गई है रीजनल वर्कशॉप की, जिसके अंदर अलग अलग कहा जा सकता है कि इसके अंदर जो संगोष्ठी है उसका यहाँ पर जो आयोजन है वो किया जाएगा। खुद जो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी है, तमाम प्रदेशों के जो मंत्री हैं, सचिव हैं, उनसे 1 to 1 जो संवाद है वो यहाँ पर करेंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इसकी जो विधिवत जो शुरुआत है वो हो चुकी है। क्या लगता है आपको रोशन कि इसका धरातल पर कितना असर देखने को मिलेगा और ये जो आज बैठक हो रही है ये आगामी दिनों में कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए इसको इस बात से समझना होगा कि अब देश के अंदर जो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काफी तेजी से कहा जा सकता है कि जो बदलाव है वो देखने को मिल रहा है। खासकर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जिस तरीके से नए नवाचार किए जा रहे हैं, चाहे सोलर के क्षेत्र में हो या फिर जो पवन चक्की है इसके क्षेत्र में हो, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, हरियाणा हो और जो अन्य राज्य हैं जिनके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी की अपार संभावनाएं हैं, उनको तराशना, आपस में जो प्रदेश है उनके बीच में समन्वय हो, इन सब मुद्दों को लेकर ये जो बैठक है वो अपने आप में कहा जा सकता है कि काफी जो अहम है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रोशन तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो जयपुर से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर इस वक्त तमाम जो है अतिथिगण मौजूद हैं और किस तरीके से विकास के पथ पर लेके जाना है राजस्थान को, उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो उधर चूरू जिले की राजगढ़ तहसील के गांव ठिमाऊ में बड़ी का लाल 24 वर्षीय सतीश कुमार स्वामी लद्दाख के द्रास ग्लेशियर में सोमवार को ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। सतीश कुमार स्वामी को मंगलवार को उनके पैतृक गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। शहीद सतीश स्वामी 5 गोरखा राइफल रेजिमेंट में नायक के पद पर तैनात थे। चूरू के लाल की शहादत की सूचना के बाद गांव में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी देर रात सोशल मीडिया के जरिए शहीद को श्रद्धांजलि दी। सेना के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक पेट्रोलिंग के दौरान पहाड़ी से पैर फिसलने के कारण सतीश कुमार शहीद हो गए थे। शहीद का पार्थिव देह आज राजगढ़ के शहीद स्मारक पर पहुंचेगा। यहां से उनके पैतृक गांव ठिमाऊ बड़ी तक 25 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जहां सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सतीश स्वामी के परिवार में पिता बुद्धराज स्वामी, माता सुमित्रा देवी और बड़े भाई हैं। सतीश स्वामी 2019 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। देखिए किस तरीके से जो राजस्थान का लाल शहीद हुआ है उसको लेकर के सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। बोरवेल में बच्चों के गिरने और रेस्क्यू में देरी के चलते होने वाली दुखद घटनाएं सबने देखी हैं, लेकिन इन सब के बीच गुजरात के महेश शहीद नाम के एक युवा ने एआई तकनीक से एक ऐसा रोबोट तैयार कर लिया जिससे महज 1 घंटे में बोरवेल में बच्चों का सफल रेस्क्यू किया जा सकता है। समझिए रिपोर्ट में। ये है गुजरात के रहने वाले महेश अहिर, जिन्होंने बोरवेल से बच्चों के रेस्क्यू के लिए एआई तकनीक से एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो महज 1 घंटे में बच्चे को बोरवेल से बाहर निकाल सकता है।
प्रदेश में हाल ही में बच्चों के बोरवेल में गिरने की कई घटनाएं सामने आई, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन में तकनीकी कमी के चलते बच्चों को वक्त पर निकाला नहीं गया। महेश अहिर अब इस तकनीक का मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के सामने प्रदर्शन करना चाहते हैं। जयपुर जाते समय वो नाथद्वारा में रुके और अपनी तकनीक का लाइव डेमो भी दिया। रोबोट बनाने की लागत लगभग 30 से 35 लाख के बीच में है और ये रोबोट जहाँ पर भी कोई बोरवेल एक्सीडेंट हुआ है और कोई मासूम बच्चा बोरवेल में अगर गिरा है और अगर वो जिंदा है तब तक हमारा यह रोबोट वहाँ बोरवेल स्थल तक पहुँच जाता है। तो हम इस रोबोट की मदद से लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर बच्चे का सही सलामत रेस्क्यू कर सकते हैं। इस रोबोट के माध्यम से बोरवेल में फंसे बच्चों तक सभी सुविधा पहुंचाई जा सकती है। गुजरात के अमरेली जिले के रहने वाले महेश अहिर का कहना है कि बोरवेल में बच्चों के गिरने की खबर सुनने के बाद उन्होंने इस रोबोट को बनाने की सोची, दोस्तों से पैसे उधार लिए, साल 2020 में दिन रात कड़ी मेहनत कर 1 साल में 3 डेमो रोबोट तैयार किए। अहिर ने डेमो रोबोट के माध्यम से देश के विभिन्न स्थानों पर जाकर बोरवेल में फंसे बच्चों को बाहर निकलने के लिए एनडीआरएफ सहित स्थानीय प्रशासन के साथ कार्य किया। जो रोबोट है इसके अंदर सारी की सारी सुविधा दी गई है, जैसे कि इंफ्रारेड सेंसर्स है, साउंड वेव के सेंसर्स है और कैमरा है, 2 वे ऑडियो कम्युनिकेशन है। हर प्रकार की चीज़ है इसके अंदर की जिसकी मदद से हमें बच्चे की एग्जैक्ट लोकेशन, बच्चे का टेम्परेचर और बच्चा किस हालत में है, मृत है या फिर जीवित है, सब कुछ पता चलता है। साथ में रोबोट के अंदर ऑक्सीजन का पंप भी है जिसकी मदद से बच्चे को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी मिल सकती है। और बच्चे को अगर ज़्यादा दिन हो गया है बोरवेल में और उसको कुछ पिलाने की ज़रूरत है तो उसके मदद से हम बच्चे तक जूस या फिर ORS पाउडर के घोल को भी पहुंचा सकते हैं। ये मशीन 100 kg का वेट उठा सकती है। महेश अहिरी अपने AI रोबोट से 7 बच्चों को बोरवेल से सुरक्षित रेस्क्यू कर चुके हैं। इसके अलावा उनका रोबोट 19 रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हो चुका है। अहिर के बोरवेल में फंसे बच्चों को बाहर निकालने के लिए बनाए गए रोबोट की प्रशंसा कई राज्यों के मुख्यमंत्री, अभिनेता, क्रिकेटर तक प्रशंसनीय पत्र भेजकर कर चुके हैं। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलकेश सांडिल्य की रिपोर्ट। जयपुर का रुख करेंगे। एसएमएस अस्पताल में वासुदेव देवनानी का इलाज जारी है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर भी एसएमएस पहुंचे। एसएमएस पहुंचकर देवनानी का उन्होंने हालचाल जाना। फिलहाल वासुदेव देवनानी की हालत स्थिर है। वासुदेव देवनानी की पटना में अचानक तबीयत खराब हो गई थी। देर शाम को विशेष विमान के जरिए पटना से उन्हें जयपुर लाया गया था। तो अचानक खराब जब पटना में देवनानी की तबीयत हो गई थी तो उसके बाद उनको विशेष विमान के जरिए तुरंत ही जयपुर के लिए रवाना किया गया। जयपुर पहुंचने के बाद उनका इलाज एसएमएस अस्पताल में बीते दिन से ही किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि फिलहाल के लिए अब जो उनकी स्थिति है वो पहले से बेहतर है। लेकिन इस दौरान लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और बीजेपी के तमाम नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला एसएमएस अस्पताल में जारी है। ये अच्छा किया उन्होंने कि निर्णय ले लिया कि राजस्थान आने के लिए, क्योंकि घर तो घर ही होता है, इमीडिएट स्विफ्ट एक्शन ले लिया। इनकी क्या ये थोड़ा स्टमक की जैसे एसिडिटी की वजह से एसिड रिफ्लक्स काफ़ी होता था, तो उन्होंने ये सोचा कि रिफ्लक्स हो रहा है, पर उनके हाथ में पेन होने लग गया। तो उनको वहाँ से चार्टर्ड फ्लाइट से ले आए हैं और अभी उनके पैरामीटर्स तो सब बढ़िया है। और एंजियोग्राफी से मतलब ऐसी चिंता की बात नहीं, एंजियोग्राफी से ये मालूम पड़ जाएगा कि अगर कोई भी डाउट है उसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। श्रीगंगानगर पुलिस की जिले में छापेमार कार्रवाई देखने को मिली है। 315 पुलिसकर्मियों की 54 टीमों ने 299 ठिकानों पर दबिश दी। जिले भर में 92 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। एनडीपीएस एक्ट के तहत 16 मामले दर्ज कर 19 तस्करों को भी दबोचा गया। आबकारी एक्ट में 7 मामले दर्ज कर 4 को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से हीरोइन सहित स्मैक और डोडा पोस्ट अफीम जब्त कर ली गई है, बरामद की गई है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। तो श्रीगंगानगर से ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन है, जहां पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कई मामलों में वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आबकारी एक्ट में भी सहित और एनडीपीएस एक्ट में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दबिश दी गई थी। दबिश के दौरान पुलिस को बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ मिला है, जिसको भी जब्त कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई जो है आरोपियों के ऊपर करने के लिए उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है।
हनुमानगढ़ का रुख करेंगे। भाखड़ा सिंचाई प्रणाली में 1250 क्यूसेक पानी की मांग का मामला से अपडेट आया है। रात को किसानों की पुलिस से झड़प हुई। पुलिस ने बल प्रयोग कर किसानों को खदेड़ दिया। आज फिर से कलेक्ट्रेट पर महापड़ाव शुरू करेंगे किसान, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो पानी की मांग को लेकर के किसान लगातार आंदोलनरत थे। अब बताया जा रहा है कि बीती रात किसानों की झड़प हुई और इस झड़प के दौरान पुलिस ने किसानों को, जहां पर वो प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांग को लेकर के, वहां से खदेड़ दिया। 1250 क्यूसेक पानी की मांग जो है किसान कर रहे हैं। अब बताया जा रहा है एक बार फिर से किसानों का महापड़ाव कलेक्ट्रेट पर शुरू होगा। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है। 1250 क्यूसेक पानी को लेकर के किसान लगातार आंदोलनरत है।